आज आपको कुछ डिफरेंसेस करवाऊंगा जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको मैं ये ट्रिक बताऊंगा कि आप उसको कैसे याद रख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिख सकते हो। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का। तो इसको याद करने का सिर्फ एक ही ढंग है कि आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे रिवाइव, मतलब आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना है रिवाइव, और आप इस पे आर से जो हमें बताएगा वो है रॉल्स लॉ, ई से एंथैल्पी, वी से वॉल्यूम, आई से इंटरेक्शन, वी से वेपर प्रेशर एंड ई से एग्जाम्पल। मतलब आपको ये बताना है कि जो आपका आइडियल सोल्यूशन है वो रॉल्स लॉ ओबे करता है कि नहीं करता। आइडियल जो है वो करता है और नॉन आइडियल नहीं करता है, सिंपल सी बात है। दूसरा जो एंथैल्पी है, आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है आपको पता है। आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि जब हम दो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलाते हैं तो उनमें कोई अट्रैक्शंस नहीं होती, कोई इंट्रैक्शन नहीं होती सोल्यूट और सॉल्वेंट में, इसलिए वहाँ पे एंथैल्पी चेंज जीरो होता है और चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो ही होता है। जबकि नॉन आइडियल के केस में क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, सिमिलरली डेल्टा बी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है आई से इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब हमने ये बताना है कि जो आइडियल सोल्यूशन है उसमें इंटरेक्शंस कैसी होती हैं। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो वो इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड सिमिलर होता है जो सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का होता है। जबकि नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स करते हैं तो उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर में हम लोग क्या बताएंगे, ओवरऑल वेपर प्रेशर विल बी सेम, जो मतलब टोटल वेपर प्रेशर होगा वो सोल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। जबकि इस केस में क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में द एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द प्रोजेक्टेड वैल्यू, जो हमें एक्सपेक्टेड है जो प्रोजेक्टेड वैल्यू उससे डिफरेंट आएगा। ठीक है, या ज्यादा आएगा या कम आएगा। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे बता देना हेक्सेन हेप्टेन और दूसरी तरफ बता देना कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। आप एसीटोन और इथाइल अल्कोहल की एग्जाम्पल भी दे सकते हो। याद रखने का ढंग क्या है कि आप ये देखो एक्सेन और हेप्टेन जो एक ही फैमिली के हैं, अल्केन फैमिली से हैं। आपकी कोई भी एक फैमिली ले लो, चाहे इथाइल क्लोराइड प्रोपाइल क्लोराइड ले लो, वो जो आप सेम फैमिली के आप जब सोल्यूट सॉल्वेंट मिक्स करोगे तो उनमें कोई इंटरेक्शंस नहीं होगी क्योंकि वो सेम फैमिली के हैं। अगर आप दो डिफरेंट करोगे अलग अलग तो हो सकता है कि उनमें या तो अट्रैक्शंस बढ़ जाएंगी या पहले से भी कम हो जाएंगी। ठीक है बेटा, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का। इसमें एक ट्रिक मैंने बनाया हुआ है कि एसपीएम मींस स्वीट प्यारी मॉम मेक्स रियली कूल पिज़्ज़ा। तो एसपीएम का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस के केस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में हम लोग एसपीएम का यूज करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, जबकि डिफ्यूजन में हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। मूवमेंट में केस में हम लोग क्या बताएंगे कि जो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू द एसपीएम, जबकि डिफ्यूजन के केस में बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रीली। रिस्ट्रिक्शन में क्या हम बताएंगे कि जो ऑस्मोसिस है इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सोल्यूशन ओनली, जबकि जो डिफ्यूजन है ये क्या होती है, ये गैसेस में भी होती है और लिक्विड में भी होती है। और कंसंट्रेशन के केस में हम बताएंगे कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है वो इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, जबकि डिफ्यूजन के केस में क्या होता है उल्टा, वहाँ हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है। प्रिवेंट के केस में बताएंगे, प्रिवेंट का मतलब स्टॉप कैसे कर सकते हैं। ऑस्मोसिस कैन बी प्रिवेंटेड, कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर, और जबकि जो डिफ्यूजन है उसको हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखते हैं कौन सा डिफरेंस है उसका ट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट का। तो इसका एक सिंपल सा मैंने ट्रिक बनाया हुआ ड्यूड, ये नीचे लिखा हुआ ड्यूड। ड्यूड हम लोग बोलते हैं ना अपने दोस्त को बोलते हैं, हालांकि ई आता है पीछे पर वो ई मैंने समझ लो आप साइलेंट है, सिर्फ ड्यूड याद रखना, डी यू डी। तो डी से क्या होगा, पहले डी से ये साइड पर भी मैंने ये देखो बताया डी यू डी। तो यहाँ पे आप बता सकते हो डी का मतलब यहाँ पे पहले आपने डेफिनेशन बतानी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। और दूसरे केस में क्या बताएंगे कि इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन रेट इक्वेशन एंड इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। देखो बेटा आप इसको यहाँ से भी बना सकते हो, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, जैसे सपोज करो आपके पास ये आर इज इक्वल टू के इंटू यहाँ पे कोई भी चीज दी हुई है, कोई कंसंट्रेशन है यहाँ पे। ठीक है, जब ये वाली पूरी की पूरी कंसंट्रेशन को आप यूनिटी ले लोगे तो क्या होगा, यूनिटी का मतलब वन ले लोगे तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, के। तो आप के की डेफिनेशन क्या बताओगे कि के क्या है, बेसिकली रेट लॉ में यहाँ पर यही पे लिखा ना कि के एक तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है रेट इक्वेशन में,
और ये किसके इक्वल आ रहा है, देखो K किसके इक्वल आ रहा है, R के इक्वल आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन के। पर कब आ रहा है, जब व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। दूसरे में हमने क्या बताना था कि यूनिट्स क्या है, यूनिट्स इसके होते हैं मोल्स पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि हम लोग कैसे आर रेट को कैसे लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन होती है मोल्स पर लीटर में, बटा टाइम सेकंड में लेते हैं, तो ये बन जाएंगे। इसके यूनिट जो है रेट कांस्टेंट के, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसका जानने का ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। ये आप याद कर लो, किसी के भी यूनिट्स आ जाए रेट कांस्टेंट के, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के क्या यूनिट हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के क्या यूनिट है। तो आपने क्या करना है, एक तो आपने जो ऑर्डर वाली रिएक्शन होगी वहां पे n की वैल्यू भर देनी है, और कंसंट्रेशन की जगह पे हमने लिख देना मोल्स पर लीटर। मान लो आपके पास आ जाए कि भाई जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, तो n जीरो हो गया, कंसंट्रेशन की जगह पे आ जाएगा मोल्स पर लीटर, तो पावर 1 नहीं है तो मोल्स पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर आएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किए गए यूनिट्स क्या है, तो आप यहाँ पे 1 भर दोगे, 1 - 1 जीरो हो गया, तो एनीथिंग पावर जीरो इज 1, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट्स क्या आएंगे, सेकंड इनवर्स। ठीक है। तीसरा हमने क्या बताना है, हमने बताना तीसरे के लिए कि ये जो डिपेंडेंस इसकी, कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, हमने ये जो यहाँ पे अभी रेट लॉ भी लिखा था, यहाँ पे R इज इक्वल टू K इंटू, यहाँ पे कुछ भी रिएक्टेंट लिख दो A पावर n। तो ये इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंस है किसके ऊपर है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे है। जबकि इसके केस में क्या होती है कि ये रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बताता हूँ आपको, नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में देखो मैंने ये एक बनाया है DCVA। DCVA आप याद रख लो, डिप्टी कमिश्नर वेरी एडोरेबल। अब क्या होगा कि जब आप इतने सारे ट्रिक करोगे ना, तो आपको तब भी कंफ्यूजन रहेगा, तो आपने वो कंफ्यूजन कैसे दूर करना है, यहाँ पे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, जब भी वर्ड ऑर्डर आएगा तो आपको करना है कि ऑर्डर कौन देता है, हमारी सिटी में मेन ऑर्डर कौन देता है, DC। तो DC क्या है, हमारा बहुत ही एडोरेबल है। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर वेरी एडोरेबल पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग D से, C से, B से और A से क्या करेंगे, इसके कर लेंगे। जैसे D में तो पहले वही हो गया, डेफिनेशन ही बतानी है हमने। तो डेफिनेशन क्या आएगी कि इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ इक्वेशन। जबकि दूसरे केस में क्या होएगा हमारे पास, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जब अब ऑर्डर के केस में हमने क्या बताना है, वहां पे जो आपने बताना है कि इसकी जो कंसेप्ट है, बेसिकली जो सी से यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कॉन्सेप्ट, कि जो ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल है, जो मॉलिक्यूलर वाला कॉन्सेप्ट है वो थ्योरेटिकल है। ऑर्डर के केस में अगर आपने वी से हम लोग क्या कहेंगे, वी से हम लोग ये बता सकते हैं कि इसकी ये क्या है, अपना वी से आप ये बता सकते हो कि वैल्यू। तो वैल्यू में आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आप मेंशन कर लो, यहाँ पे पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट, यहाँ पे आप लिख लो बी से वैल्यू। इसको थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूँ, इसकी आप लिख देना वैल्यू। ठीक है, वैल्यू का मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या आती है ऑर्डर की, तो ये फ्रैक्शनल में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और इंटीजर्स भी हो सकती है। जबकि दूसरे केस में क्या आ रहा है हमारे पास, होल नंबर है, इट इज ऑलवेज होल नंबर एंड कैन नाइदर बी जीरो और नॉर फ्रैक्शनल। क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली होता है कि जब भी कोई रिएक्शन लिखी है तो उसमें जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन करें तो उसको हम लोग मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। जबकि ऑर्डर जो है ये एक्सपेरिमेंटली हमें पता लगता है, और ये ऑर्डर निकालते कैसे हैं, रेट लॉ से निकलता है। जैसे मान लो ये कोई रेट लॉ लिखा हुआ, यहाँ पे आपने R इज इक्वल टू के इंटू, यहाँ पे कोई A लिख दिया, यहाँ पे B लिख दिया, तो यहाँ पे जो ऊपर पावर दी होती है ना, ये हमें बताती है ऑर्डर। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है। लास्ट में हमारे पास है ए से एप्लीकेबिलिटी, एडोरेबल से ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए का मतलब एप्लीकेबिलिटी हमने बतानी है कि ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस दोनों के ऊपर ही एप्लीकेबल है। जबकि वो क्या है दूसरे केस में कि एप्लीकेबल ओनली टू द एलिमेंट्री रिएक्शन, इट हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नीचे कर देता हूँ, एक मिनट, पेन को विड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेबल ओनली टू द elementary reaction and it has no meaning for the complex reaction।
होप आपको ये पता लग गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिक टू रिमेंबर बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो इसके लिए देखो दो ट्रिक मैंने लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है RCUH, रियल केमिस्ट अंडरस्टैंड हाफ लाइफ, की जो असली केमिस्ट होता है वो अंडरस्टैंड करता है कि हाफ लाइफ क्या चीज है। आप किसी के सामने आप केमिस्ट्री पढ़ते तो आप केमिस्ट हो गए समझ लो, तो असल में आपको पता है कि हाफ लाइफ क्या होती है। दूसरे इंसान को पूछो तो वो अपना ही कुछ ना कुछ बोलता जाएगा। तो इसका चाहे ऐसे याद कर लो चाहे CHUR चूर से याद कर लो। तो इसमें हमने डिफरेंस क्या बताना है, आर से मतलब कि हमने ये बताना है रेट लॉ की जो जीरो ऑर्डर है इट फॉलोज द रेट लॉ, और रेट लॉ लिख के भी बता दिया क्या है, R इज इक्वल टू के वेयर के इज रेट कांस्टेंट। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, इट फॉलोज द रेट लॉ दिस। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे कोई भी हमने रिएक्टेंट नहीं लिखा हुआ, जबकि यहाँ पे हमने रिएक्टेंट लिखा हुआ है, क्योंकि ये रिएक्टेंट जो है वो हमने क्या कहा है कि ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर, जबकि जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सेकेंडली हमारे पास है जीरो ऑर्डर में कि जो रेट ऑफ रिएक्शन ROR है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये वाला जो सेकंड पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट से बन रहा है, यहाँ पे आप बता सकते हो। ये देखो मैं करके दिखाता हूँ, जैसे ये देखो ना आपके सामने ऐसे लिखा हुआ R इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब कि यहाँ पे रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसीलिए तो हमने जीरो ऑर्डर बोला है। अगर मान लो यहाँ पे जैसे अब R लिखा हो, तो यहाँ पे इसका कुछ नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है यहाँ पे पावर 1 है। तो इट मीन ये कौन सी रिएक्शन होगी, फिर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, क्योंकि ये इस वाले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है जो रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, और अब यहाँ पे हमने क्या कहा है कि ये देखो अब इसी पॉइंट से ये सेकंड पॉइंट हमने बनाया कि ROR इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जैसे जैसे मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो दूसरी तरफ R की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अब मोल्स पर लीटर पर सेकंड इसके यूनिट है, ये मैंने आपको अभी एक फार्मूला भी ऊपर बताया, वही वाला फार्मूला का आप इसके यूनिट भी निकाल सकते हो, इसके यूनिट भी निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा डिफरेंस है। हाँ, इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ पीरियड, ये MCQs में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे यही बनाया था ना रियल केमिस्ट जो अंडरस्टैंड हाफ लाइफ। अब ये हाफ लाइफ पीरियड क्या है, हाफ लाइफ पीरियड में हमने बताना है कि जो जीरो ऑर्डर होते हैं, जीरो ऑर्डर वाले जो रिएक्शंस होंगी उनका रिलेशन ये वाला होगा, मतलब कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जबकि दूसरी तरफ देखो आप कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है जो हाफ लाइफ पीरियड है। इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ निकालने का फार्मूला ये वाला है, और फर्स्ट ऑर्डर में निकालने का फार्मूला ये वाला है। ठीक है, अब दोनों के केस में देखो वहां पे R नॉट मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो जीरो ऑर्डर के केस में हमें ये भी पता लग रहा है कि हाफ लाइफ जो है वो डिपेंड कर रही है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, जबकि फर्स्ट ऑर्डर के केस में वो डिपेंड नहीं कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक कौन सा है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब इसमें याद करने का ट्रिक क्या है, DCTCE। अब इसकी फुल फॉर्म मैंने क्या बनाई है, डिप्टी कमिश्नर टेक्स कॉफी एग। ठीक है, अब मेटेलिक कंडक्टर में हमने क्या बताना है, डी से मतलब डिसोसिएशन बतानी है। अब मेटेलिक कंडक्टर में किसी तरह की डिसोसिएशन नहीं होती। मान लो कोई वायर है, जब आप उस वायर में से करंट पास करते हो, वो एक मेटेलिक कंडक्टर है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, कोई डिसोसिएशन नहीं आती, कोई केमिकल चेंज नहीं आता। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होती है, जब आप किसी सोल्यूट को जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल दिया, जब आप करंट पास करोगे तो उसमें केमिकल चेंजेस आएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास है कंडक्शन। कमिश्नर से सी से क्या आ गया, कंडक्शन। कि जो मेटेलिक कंडक्टर है इनमें कौन करंट कैरी करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं करंट। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो मेटेलिक है, जैसे आपके घर में तारें लगी हुई हैं, तो तारों में करंट एक जगह से दूसरी जगह तार में से निकल के जाता है। तो तार में क्या चीज ऐसी है जो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रही है, तो वो है इलेक्ट्रॉन्स। जबकि सोल्यूशन के केस में कौन करंट कैरी करते हैं, आयंस कैरी करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि MC डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। MC का मतलब हो गया मेटेलिक का कंडक्टर जो है वो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। इसका मैं आपको एक रीजन बता देता हूँ, यहाँ पे ऐसे समझ लो आप। मान लो ये आपके पास कोई मेटल है, अब मेटल में छोटे छोटे क्या है, एटम्स हैं। अब एटम जो है वो किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियस से, और उसके बाहर क्या होते हैं वैलेंस। ये मैं बीच में सेंटर में हल्के हल्के न्यूक्लियस बना दिए।
अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो एटम है ना, हम एटम को क्या करते हैं, दो तरीकों से मान के चलते हैं, एक न्यूक्लियस वाला पार्ट और एक जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें सबसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली बात कर लेते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस पार्ट है प्लस इनर इलेक्ट्रॉन है, प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, इस पार्ट को बोलते हैं, जैसे सोडियम है तो सोडियम को हम ऐसे लिखते हैं 281, तो 28 और ये तो इस पोर्शन को कैसे लिखेंगे, Na पॉजिटिव, और ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं कर्नल, और इसको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो जो भी मेटल होते हैं उनमें हमेशा ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल उसकी बॉन्डिंग मान के चलते हैं कि जो मेटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं, मोबाइल का मतलब मूवेबल होते हैं, वो घूमते रहते हैं। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे, सोचते तो हम सही हैं, बट ये जो कर्नल होते हैं ना, इन्होंने फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई की होती है, इसीलिए हम ये बात सोचते हैं। बट होता क्या, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये कर्नल अपनी जगह पे खड़े खड़े वाइब्रेट ऐसे 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 करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ये हिंडर करते हैं, जिसके कारण हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी कंडक्टेंस बढ़ेगी मेटल की, जबकि कंडक्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये रीजनिंग क्वेश्चन भी बनता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटेलिक कंडक्टर की जो कंडक्टेंस है टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपने सिर्फ दो चीज बतानी है कि भाई मेटल के अंदर जो क्या क्या मौजूद होते हैं, एक कर्नल होता है और मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन उन्होंने तो भागना ही है जब उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। कर्नल जो होते हैं वो वैसे फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई की होती है, बट टेम्परेचर बढ़ने से वो अपनी जगह पे खड़े खड़े वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण मान लो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, अब यहाँ पे जो कर्नल है वो क्या कर रहा है, वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसके फ्लो को क्या कर रहा है, हिंडर कर रहा है, तो इसलिए करंट डिक्रीज हो जाता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है कि आपके पास सॉल्यूशन है, उसमें क्या पड़े हुए हैं, आयंस पड़े हुए हैं, तो आप नीचे से जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी आयंस की, और आयंस क्या करेंगे, फास्ट मूव करेंगे, इसलिए यहाँ पे कंडक्टेंस जो है वो बढ़ती है। अब इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, इसकी लो होती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मेटेलिक कंडक्टर है इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं करंट को कैरी करने के लिए। यहाँ पे कौन जिम्मेदार होते हैं, आयंस। अब आप कहोगे कि इससे क्या होगा, देखो आप तुलना करो, एक इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है, अब आयंस क्या होते हैं, आयंस मान लो सोडियम आयन। अब अगर मैं इसकी तुलना करूं तो सोडियम इसको क्या बोलेगा कि तेरे जैसे 10 मेरे अंदर बैठे हुए हैं, मतलब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो ये पूरा का पूरा सोडियम आयन क्या है, इससे बहुत ज्यादा क्या है, हैवी है। ठीक है, इस वजह से जो हैवी होगा वो फास्ट मूव नहीं कर पाएगा, ये हल्का सा है, ये फास्ट मूव करेगा, इस वजह से जो कंडक्टिविटी है मेटालिक कंडक्टर की वो ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं वो कॉपर वायर, और इसकी जो एग्जांपल दे सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड इन वाटर, या मोल्टन NaCl ले लो, तो वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा। होप आपको बेटा क्लियर हो गया। थैंक यू बेटा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।